comes to the policy making. और सच कहूं तो मैंने अपने अभी तक के जीवन अनुभव में सर ये पाया है, दिल्ली से लेकर के नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर रीजन या फिर साउथ इंडिया में भी डेवलप्ड स्टेट्स में रहते हुए पाया है कि देयर इज पॉलिसी पैरालिसिस जस्ट बिकॉज कि द पॉलिसीज आर मेड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड प्रोबेबली द इंडियन फार्मर इज समवेयर एल्स, जगमग नगरों से दूर कहीं जहां न ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुल कच्चा घर, दिखते खेतों में चलते हल, है अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांवों में। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपकी बातों को आत्मसात करेंगे और आगे मैं गिरीश पांडे सर को इनवाइट करना चाहूंगा। और आपने आपके जो भी कार्य क्षेत्र तो बहुत ही विस्तृत रहे हैं, किंतु उस कार्य क्षेत्र में से चंद पंक्तियां जो आपने हम लोगों को उजाले स्वरूप दी हैं और आपने सिर्फ इंगित किया है, वैसे वो संविधान में पहले से दी हुई हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic. It means who has given this constitution? We the people of India, nobody else. Who is burdened with the power of giving the sovereignty, democracy to this country? We the people of India. And these, believe me, these 5 words are full of knowledge, full of light. And as it has been said that whenever the constitution or any of the segment of the constitution fail to explain its motive, then we can think of preamble to be the soul of the constitution. And these 5 words are inner self, soul of the constitution. With these words and with due respect, I would like to call upon on the dais Girish Pandey sir. Sir, please. मैं यहीं से बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि एकदम इंटरैक्टिव सेशन है, बिल्कुल जैसे हम लोग अपने घर में बैठ कर के एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसी तरह से। अरुण ने बहुत अच्छी बातें कही और हमारा बचपन आम के पेड़ के नीचे बोरा झोरा लेकर स्कूल जाते बीता, किसान का बेटा रहा हूँ और तख्ती से लिखने की शुरुआत की है। और हमारी जो संविधान यात्रा शुरू हुई पिछले 7 साल से, उसका कारण यही था कि हमारे पिताजी गांव के किसान थे और गांव के सारे लोग खुशहाल थे। वो अपना पेड़ भी कटवा करके उनकी ज़रूरतों में दे देते थे। हमारे खेत में अगर कोई ज़मीन, हमारे खेत चरता था कोई जानवर और कोई शिकायत करके आता था तो वो कहते थे उसका भी हक है, जब तक हम भूखों नहीं मर रहे हैं तब तक उसे भी खाने दो। किसी को मैंने दुखी नहीं देखा अपने गांव में और वो आजीवन प्रधान रहे। और पिछले 20 सालों में किसानों की चर्चा की अरुण जी ने, बहुत अच्छा है। पिछले 20 सालों में 7 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं इस देश में, जो दुनिया में और किसी देश में नहीं हुआ। और जो 8 लाख लोगों ने फांसी के फंदे पे झूले इस आज़ादी के लिए, क्या उन्होंने चाहे फांसी के फंदे पे झूले या गोलियां खाई इसी आज़ादी के लिए कि जहां किसान आत्महत्याएं करें? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो तमिलनाडु के सबसे बड़े राष्ट्रीय कवि रहे हैं, निर्मला जी खूब अच्छी तरह जानती हैं, उनकी एक कविता है एक लाइन की कि अगर इस धरती पर कोई भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। अगर धरती पर संवेदना इतनी कम हो गई है कि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है और बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये धरती रहने लायक है। और अगर सबकी भूख मिटाने वाला किसान भूखा सोने को कौन कहे, आत्महत्या कर रहा है, तो क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। सोचिए, कम से कम ये व्यवस्था तुरंत, यह असंवेदनहीनता तुरंत खत्म होनी चाहिए। और इसी के लिए रिटायरमेंट के बाद हम लोग तुरंत ही गांव-गांव जाकर कैसे किसानों की स्थिति सुधरे। आज़ादी के बाद 29 विषय अब किसानों को और वहीं गांव प्रधान को दे दिए गए हैं संविधान में संशोधन के बाद।
जो 1991 में संशोधन हुआ। 29 विषय ग्राम प्रधानों को दे दिए गए हैं। ये सब चीज़ें वहाँ की कृषि, शिक्षा, किस विधवा को पेंशन मिले, किस गरीब का मकान बने, सिंचाई, उपज किस में क्या बोया जाए, इसके सुझाव, इसके विकास, टोटल विलेज मैनेजमेंट, टोटल विलेज का एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, यह सब गांव के किसानों को दे दिया गया है। अभी बात हो रही थी कि प्रचार, चीज़ों की योजनाओं का प्रचार होना चाहिए कि नहीं। मैं इससे 100% सहमत हूँ, प्रचार होना चाहिए, लेकिन चूँकि जो भी एक पैसे का भी टैक्स हमने दिया है, गरीब बच्चे ने दिया है पेंसिल खरीद करके, उसी का जो समग्र रूप है वो सरकार का धन है। वो सरकार के किटी में जरूर चला गया, लेकिन उसका मालिकाना हक अभी हम भारत के लोगों का है। उसके एक भी पैसे का वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना मिनिमम ज़रूरी है हर आदमी को बताने के लिए उस योजना के बारे में, उस पर खर्चा जितना मिनिमम आए वो होना चाहिए, और जो व्यवस्था है वो भी बताने में लगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो वो बताना चाहिए ना। इस देश में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो हर नागरिक को जानना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इस देश में जो हर नागरिक को जानना चाहिए? ठीक है, ताली बजाइए, लेकिन ये पूर्ण उत्तर नहीं हुआ। और बताइए। संविधान, ठीक है, संविधान में भी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हर नागरिक को जानना चाहिए? वो पूर्ण सत्य नहीं है। और बताइए। हैं? वो भी पूर्ण सत्य नहीं है। हैं? और हैं? किसके प्रति? देश के प्रति जिम्मेदार। और मैं बिल्कुल कोर की, जड़ की बात कर रहा हूं। लाउड बोलिए। नहीं, ठीक है, चलिए, समय कम है, हम लोग कोशिश करेंगे आधे घंटे में समाप्त कर लें। इसलिए आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो जानना ही चाहिए। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और पहली चीज़ कि देश ही, संविधान ही देश का कानून है। जो उस किताब में लिखा है वो चलेगा, या वो किताब जिन जिन कानूनों को अप्रूव करती है, चाहे आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, वही चलेगा। और कोई कानून इस देश में नहीं चल सकता जो संविधान में नहीं लिखा है, या संविधान जिसको अप्रूव नहीं करता। तो संविधान तो सबको जानना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, देश का पहला कानून है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना जरूरी है, यानी कि संविधान जानना देश का पहला कानून है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और जो संविधान नहीं जानता, हर नागरिक का कर्तव्य है। तो जो संविधान नहीं जानता वो नागरिक ही नहीं हुआ, वो महज भीड़ का हिस्सा होकर के रह गया है। तो इस भीड़ तंत्र को लोकतंत्र बनाना है, यह संविधान जानने से ही होगा। लेकिन उस संविधान में भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि संविधान ने हर भारत के व्यक्ति को, नागरिक को इस देश का मालिक बनाया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ सबको ये जानने की है कि हम इस देश के मालिक हैं। हमने 1500 से ज़्यादा संविधान कथाएं की हैं। कल एक कॉलेज में गए थे, वहाँ विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कलाम में, वहाँ पहली बार एक स्कूल में बच्चे ने बताया कि हम हैं मालिक इस देश के। नहीं, जितने सभाओं में, स्कूलों में, गाँव में गए, किसी ने ये नहीं कहा कि हम भारत के लोग मालिक हैं। अभी तक लोगों को यही जानकारी नहीं गई कि देश का मालिक कौन है। वह या तो सरकार को मालिक मानते हैं, वह या प्रधानमंत्री को मानते हैं, या राष्ट्रपति को मानते हैं। वह सब सेवक हैं और सरकार जनता की है। हम भारत के लोगों की सरकार है। हमने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, उसको
हमारी बात के हिसाब से, हमारे अनुसार उसे चलाने के लिए। लोकतंत्र का मतलब ये है। तो संविधान को जानना है, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसको बताने की अभी तक कोई कोशिश नहीं हुई। योजनाओं को क्या बताएंगे? अभी जो सबसे जरूरी चीज़ है कि मालिक है जनता, वो अपने को मालिक समझने लगे, बाकी परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा। वो जिनको भी चुनती है, चाहे गांव सभा में, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, सबको अपना प्रतिनिधि या सेवक के रूप में चुनती है। जब वह मालकियत की भावना आ जाएगी तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कुछ आप चाहते हैं? सर प्लीज पॉज अ मिनट, थोड़ा सा काम था सर को करेक्शंस करने थे कि बापू जो है सिग्नेचर कुछ अलग पेपर्स में बना गया था, तो एग्जैक्टली आपको एक बार फिर से सिग्नेचर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कर लें। जी कब? अभी कर अभी लें? कर दी करो। 1 मिनट बस दस्तखत कर दें। सर उसी पेपर पे आपको कहीं गलत हो गई थी, तो इसलिए कोई हमने बात पार्ट पे नहीं, हाँ, टेप करके ठीक है। और कहीं? सर सॉरी कोई बात नहीं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि पहले तो ये बताया जाए कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। फिर चूंकि गांव की समस्या और परचेज की समस्या पर चर्चा हो रही थी, इसका मैंने बहुत गहराई से, हर तरह से, दोनों एंगल से स्टडी किया है। और गांव के मैनेजमेंट और गांव के लोगों को सही मूल्य मिले, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो भी उतना इम्पोर्टेंट है कि सबको अनाज मिले, वहाँ ब्लैक कर लिया जाता है। उसी का जुड़ा हुआ पहलू वो भी है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उनके लिए अनाज या और सुविधाएं भेजी जाती हैं, उसका ब्लैक होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो प्रधान चुना जाता है, लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उसे चुना, लेकिन वह चुनाव के बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का या ब्लॉक अथॉरिटीज़ का प्रतिनिधि हो जाता है, उनका प्रतिनिधि नहीं रहता, उनके दबाव में काम करने लगता है। और गांव सभा के चुनाव में ढेरों पैसे खर्च किए जाते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि गांव के लोग ये नहीं जानते, जो जयप्रकाश नारायण या टोटल रिवॉल्यूशन का नाम आपने सुना होगा 70s में, उसी का वो मांग रहे थे कि अगर कोई ठीक काम नहीं कर रहा है तो जनता को उसे वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। जहां तक वापस बुलाने का अधिकार है, गांव के लोग 1000-2000 लोगों प्रधान चुनते हैं, वहां स्वाभाविक तौर पे उनको यह अधिकार दिया जा सकता है कि प्रधान काम ना करे तो इकट्ठा होकर के तुम लोग फैसला कर लो कि इस प्रधान को हटाना, ये काम नहीं कर रहा है। वो संभव है, प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर किसी विधायक को चुना और वो 5 लाख लोगों ने वोट देकर चुना है, तो फिर 5 लाख लोग इकट्ठे होकर के उसे वापस बुलाने का सभा नहीं कर सकते। या अगर सांसद की बात है तो उतने लोग सभा नहीं कर सकते। इसलिए विलेज लेवल पे यह राइट टू रिकॉल कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायती राज अधिनियमों में दे दिया गया है 91 के बाद। अब 2 चीज़ें हो गई हैं। पहला कि अगर गांव के लोग ये पाते हैं कि प्रधान ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो 2 साल उसका काम देखने के बाद उसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि लोकतंत्र है, इसके लिए मैं संविधान का प्रियम्बल आपके सामने पढ़ता हूं। आप में से किसी ने संविधान का प्रियम्बल पढ़ा है या किसी को याद है? पढ़े हैं? तो आज मेरे साथ एक बार दोहरा भी लीजिए। सभी लोग कहिए, एक एक मैं कहता हूं और आप सब लोग दोहराइए। फिर इसकी गहराई से अर्थ समझिए, आपको रोमांच हो जाएगा। आप इस देश के मालिक हैं और भविष्य के, इस देश के भविष्य निर्माता भी हैं, भविष्य मैनेजर भी हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान इस देश की और इस देश की आज़ादी की आत्मा है और उस संविधान की आत्मा यह प्रियम्बल है और इसमें 5-6 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व मतलब क्या होता है कि अब इस पर किसी और का, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक, कोई समूह, किसी देश, किसी व्यक्ति, किसी प्रदेश, किसी संस्था का प्रभाव नहीं होगा। यह पूरी तरह से हम भारत के लोगों द्वारा ही व्यवस्था चलेगी, इसके अलावा और किसी का नहीं होगा। हम भारत के लोगों द्वारा चलेगा, उसके लिए आगे शब्द हैं। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेटिक का क्या मतलब हुआ? डेमोस या डेमोक्रेटाई वहाँ, और यहाँ लोक। लोक का तंत्र होगा, लोक से व्यवस्था उभरेगी। और लोक कौन है? हम भारत के लोग हैं, लेकिन लोक शब्द आलोक से बना हुआ है। आलोक का क्या मतलब है? रोशनी। तो रोशनी को जो महसूस करता हो वह लोक है। कौन रोशनी को महसूस करता है? जिसकी आंखें खुली हों। खुली हुई आंखों के सजग लोग ही लोक बनाते हैं। जनता जब खुली आंखों की हो जाती है तब वो लोक कहलाएगी, नहीं तो भीड़ कहलाएगी। तो लोकतंत्र है, इसको खुली हुई आंखों वाले लोगों का समूह, नागरिकों का समूह बनाना है और उनसे, उस लोक से तंत्र उभरेगा, यानी कि वह लोक तय करेगी कि कौन सा तंत्र रहे, व्यवस्था को वही चुनेगी। गणराज्य सीधा सीधा कह दिया गया, गण मतलब जनता, जनता का राज्य, राज्य जनता का होगा। यानी कि सरकार किसी दल की हो, वो जब सरकार हो गई तो वो जनता की, जनता के प्रतिनिधि हैं। और इसीलिए जनता को ऐसे प्रतिनिधि चुनने चाहिए जो चुने जाने के बाद, चाहे गांव पंचायत हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, वहाँ पर जनता की आवाज़ रखें। जीतने के बाद वो किसी और पार्टी या उसके आका के गुलाम ना हो जाएं। जिस जनता ने उनको चुना है उन्हीं के प्रतिनिधि रहना है। जनता को यह, अगर लोकतंत्र को वाकई लाना है तो सुनिश्चित करना होगा कि जो ये शपथ लेके जीतने के बाद हम आप ही के प्रतिनिधि रहेंगे, उन्हीं को चुनना है। अगर वो जीतने के बाद किसी विषय पर वहाँ बोलने के लिए या वोट देने के लिए किसी और से गाइडेंस लेने लगते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। अगर आप अपना प्रतिनिधि कोर्ट में भेजते हैं और वहाँ पहुँच करके वो आपके ब्रीफ से नहीं बोलता है, वो किसी और जिसने उसको धन दे दिया है या किसी और ने आप जिसके प्रभाव में आ गए वो बोलने लगे, तो वो आपका प्रतिनिधि हुआ? तो पहले तो लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने हैं और वो तभी होगा जब हम भीड़ से लोग बन जाएंगे, खुली आंखों से वोट देंगे। यह तो हुई विधानसभा या संसद की बात। गांव पंचायतों में तो लिखा हुआ है
91 के 73वें संशोधन के बाद संविधान में भी और गांव पंचायत अधिनियमों में कि सारे फैसले गांव के लोगों को लेना है। कम से कम साल में 2 बार गांव के सभी लोगों की मीटिंग होनी है, जिसे गांव सभा की मीटिंग कहते हैं, और सारे फैसले गांव के लोगों को लेने हैं। प्रधान केवल फैसिलिटेटर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब प्रधान केवल इम्प्लीमेंट करने के लिए है और वह 2 साल देखने के बाद पाते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, खुद फैसले ले रहा है या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक अथॉरिटीज़ के कहने से फैसले ले रहा है, उन योजनाएं उनके कहने से लागू कर रहा है, उसमें कट्स और कमीशंस चल रहे हैं, तो फिर वो उसको निकाल सकती है। सबसे पहले तो यह बात बतानी चाहिए थी, जो कहा जाता है योजनाओं का वहाँ बातें बतानी चाहिए, तो हर गांव के लोग को ये बताना चाहिए ना कि तुम्हें फैसला लेना है, तुम्हारी मीटिंग में फैसला लेना है, प्रधान केवल उसका इम्प्लीमेंटर है, फैसिलिटेटर नहीं है। और जिन गांवों में लोग ये जान जाते हैं वहाँ परिवर्तन शुरू हो जाता है। फिर वहाँ ये जो चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे परचेज सिस्टम हो, ये सब सुधरने लगते हैं, क्योंकि जब गांव पंचायत सही होने लगती है तो ब्लॉक पंचायत भी सही होती है, जिला पंचायत भी सही होने लगती है, विधायक भी सही होने लगता है और सांसद भी सही होने लगता है। तो परिवर्तन की शुरुआत चाहे गांव का मैनेजमेंट हो, चाहे प्रदेश का मैनेजमेंट हो, चाहे देश का मैनेजमेंट हो, जब तक देश में लोकतंत्र सही रूप में नहीं आएगा तब तक ये गड़बड़ियाँ सब होती रहेंगी। क्योंकि निर्मला जी ने काफ़ी कवित्व में तरह से लोगों को समझाया, तो इसी में एक छोटी सी किसी का दोहा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही चीज़ की साधना करनी है कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं और हमें अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी सरकार चलानी है। सरकार हमेशा हमारी है और नियंत्रण हमको हमेशा अपने हाथ में रखना है। गांव पंचायतों में हम 2 साल बाद ही बदल सकते हैं और बाकी सांसद और विधायकों को 5 साल बाद बदल सकते हैं, लेकिन उन्हीं को चुने कि जो हमारी ब्रीफ पे बोले। वहाँ पर विधानसभा या लोकसभा में किसी विषय पर वोट देते समय अपने क्षेत्र के लोगों से जिन्होंने उनको चुना है उनसे आकर पूछें, उनकी राय रखें। यह लोकतंत्र की पहली ज़रूरत है, लेकिन अभी तक वो बताया ही नहीं गया। मैं तो बच्चों से पूछता हूँ कि अगर संविधान हर व्यक्ति को नहीं पहुँचा और हम बताना है तो इसका क्या रास्ता है? सरकारें तो प्रचार प्रसार करके इसको नहीं बता रही हैं, आज तक बताने की कोई कोशिश नहीं हुई। और 99.9% लोगों को भारत का संविधान की जानकारी नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ भी मेरे लेक्चर होते रहते हैं, वहाँ संविधान तो सबको पढ़ाया बताया ही गया, अगर समर कोर्सेज भी होते हैं तो वहाँ भी कुछ चैप्टर्स मैंडेटरी है कि वो संविधान पढ़ाना है। और यहाँ ये हालत है संविधान की अनभिज्ञता की। तो ये भीड़ तंत्र होकर रह गया है। यहाँ कितनी कमियाँ बताई जाएं, आगे आप मैनेजमेंट में देखेंगे कितना आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो संविधान को जन जन तक कैसे बताया जाए, एक सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी कमी ये है। जैसे मैंने कहा ना कि 8 लाख लोगों की कुर्बानी से आज़ादी आई, उतना स्वतंत्रता संघर्ष हुआ 100 साल का, लेकिन जो आज़ादी की गंगा अवतरित हुई, लोकतंत्र की गंगा अवतरित हुई, संविधान की गंगा अवतरित हुई, वह जन जन तक नहीं गई। वह तमाम सारे शंकर की जटाओं में उलझ करे। उसको जन जन तक ले जाने के लिए अब दोबारा तपस्या करना पड़ेगा कि वो जन जन के कल्याण के लिए बहे। तो वह तपस्या कौन करेगा? भगीरथ ने तपस्या किया, गंगा अवतरित हुई, उनकी लंबी उम्र थी, उन्होंने दोबारा तपस्या किया और गंगा फिर जन जन तक गई शंकर की जटाओं से। आज जो आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान की गंगा है, देश के शुद्ध मैनेजमेंट की गंगा है, वह जन जन तक पहुँचे, इसके लिए कौन भगीरथ बनेगा? हमको आपका ही बनना पड़ेगा। तो अगले 1 साल में आप कितने लोगों को भारत के संविधान के बारे में बताएं तो मुझे खुशी होगी। अपना एक टारगेट अगर आप फिक्स करें, और काम जो करते हैं वो तो कहीं करते ही रहें, लेकिन देश के मैनेजमेंट के लिए कितने लोगों को भारत का संविधान बताएंगे? क्या आप बताएंगे? कितने?
हाँ, कितने लोगों को 1 साल का टारगेट अपना है? बहुत अच्छा, थैंक यू, ताली बजाइए इनके लिए। और मुझे सबसे खुशी हुई गोरखपुर में ढेर सारी बच्चियां बैठी थीं, उनसे जब मैंने यही सवाल पूछा तो एक लड़की ने कहा कि मैं 1100 लोगों को अगले 1 साल में बताऊंगी। तो मैंने कहा कैसे? तो कहा कि बड़ा आसान है, 3 ही लोगों को तो रोज बताना है, उतना मैं बता दूंगी। तो इतने उत्साही भी हैं, तो वह बहुत ज़रूरी। तो मैं उस शब्दों पे आ रहा था संविधान के प्रियम्बल के, गणराज्य जनता का राज्य, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति विलक्षण है, और मैनेजमेंट का क्या योगदान है वो भी इसी में आ जाता है। एक बहुत प्यारा सूत्र है अथर्ववेद का, वो व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति और हर जीव, हर वनस्पति, सबको यूनिक, अद्वितीय बनाया है। इस पर बहुत अच्छा अरुण जी ने कहा। लेकिन हर व्यक्ति अद्वितीय है, विलक्षण है, कोई व्यक्ति कम नहीं है। तो अथर्ववेद का वो मंत्र है, अमंत्रो अक्षरम नास्ति न अपि मूलम न औषधम न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। मैनेजमेंट का इससे बड़ा सूत्र आपको वेदों में भी और कहीं नहीं मिलेगा। कितनी गहराई से संपूर्ण धरती के मैनेजमेंट की बात है और संपूर्ण जीवन के मैनेजमेंट की बात है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, इस धरती पर कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। आप इससे सहमत हैं? कोई ऐसी ध्वनि, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। सहमत है कि असहमत? कोई उदाहरण? वाल्मीकि का उदाहरण लीजिए, मरा मरा कहने से भी वो मंत्र बन गया। लोग राम राम कहकर के उनका उद्धार होता है, वहां मरा मरा कहने से भी उद्धार हो गया, क्योंकि भाव शुद्ध था। अगर आपका भाव शुद्ध है, भाव सबसे जुड़ाव का है, संवेदना का है, प्रेम का है, तो फिर शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम, कोई ऐसी वनस्पति है ही नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। इन्होंने अपने लेक्चर में इसको एम्फेसाइज किया है। न अपि मूलम न औषधम न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुष। इस धरती पर ईश्वर ने कोई अयोग्य व्यक्ति बनाया ही नहीं है। लेकिन दुर्लभ क्या है? वह आपके लिए है। योजक तत्र दुर्लभ, योजनाकार मतलब मैनेजर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। वह योजनाकार, वह मैनेजर, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट दुर्लभ है जो सबकी उपयोगिताओं को पहचान करके, सबके गुणों को पहचान करके उनको उचित स्थान दे। वह योजनाकार दुर्लभ है। तो मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है और आपके लिए यही शुभकामना है कि आप सब वह दुर्लभ योजनाकार प्रजाति के व्यक्ति शामिल होंगे, पर्सनालिटी शामिल बनेंगी, जो भविष्य में देश और दुनिया के कल्याण के लिए जबरदस्त काम करेंगे। तो आज अपने लिए इसके लिए ताली बजाएं। ऐसे योजनाकार बनने का आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन करना। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य है। इस पर एक सच्चा एग्जाम्पल है। तोतो चान एक किताब है, पता नहीं आप में से कितनों ने पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो एक अच्छा मैनेजर होने के लिए, एक अच्छा टीचर होने के लिए, एक अच्छा फैमिली का मैनेजर या पेरेंट होने के लिए ये किताब आपके लिए द नेसेसरी है, द मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। और वो किताब में है क्या, एक लड़की अपने टीचर की बायोग्राफी लिखती है, उसकी जीवनी लिखती है। टीचर कैसा है कि जो समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है, जो दूसरे स्कूलों से निकाल दिए जाते हैं या जिनका दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं होता, एडमिशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, या जिनके माता पिता गरीब हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं, या जो हैंडीकैप्ड हैं, जितने तरह के रिजेक्टेड बच्चे हो सकते हैं समाज में, उनको वो पढ़ाता है और बिना किसी संसाधन के पढ़ाता है। कभी ट्रेन के डिस्कार्डेड बोगी में, कभी पेड़ के नीचे। लेकिन ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि
उस स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। कोई बच्चा असफल नहीं होता, फेल नहीं होता, कमतर नहीं रहता। सब उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है वो खिलती है और टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। तो आपको ऐसा योजनाकार बनना है कि आपके पास से जो गुजर जाए, चाहे बच्चा हो चाहे जो भी, वो एक्सीलेंट हो जाए। वह मैग्नेट बनना है आपको, और तभी इस देश का और समाज का और इस धरती का और इस प्रकृति का कल्याण होगा। तो यह संभव नहीं है, उस टीचर ने कर दिखाया। उसकी बायोग्राफी तो चांद के नाम से हिंदी में है, दुनिया की सारी भाषाओं में है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो यह व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति गरिमामय है, उसके उस विलक्षण गुणों को पहचानना है। और यह संविधान हर व्यक्ति को सम्मान देता है, गरिमा देता है, तो हर व्यक्ति की गरिमा की इज्जत करता है। और बंधुता, बंधुता शब्द भारत के संविधान के अलावा और किसी संविधान में नहीं है। बंधुता मतलब एक माँ की संतान, भारत माँ की संतान, हम सब एक ही माँ की संतान हैं, इसलिए वो रिश्ता हम में है और उस रिश्ते को मेंटेन करना है, बंधुता बढ़ाना है। और 3 शब्द और हैं, अंगीकृत। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना। अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित मतलब इसका नियम बनाते हैं, अब यही देश का कानून होगा। और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब है हाँ, समर्पित से मिलता जुलता है आत्मार्पित। आत्मा के सेंस में भी है और खुद के सेंस में भी है। तो खुद को समर्पित करते हैं, यहाँ उस अर्थ में है। खुद को समर्पण का क्या मतलब? खुद ही बनाया और खुद को दे दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे संविधान किसने बनाया, हम भारत के लोगों ने बनाया। किसको दिया? अपने को दे दिया। क्योंकि जब संप्रभु हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो हमने बनाया और खुद को दे दिया कि हम ऐसी व्यवस्था चलाएंगे। जो पॉलिटिकल साइंस में संविधान की डेफिनेशन है वो यही है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे जनता या पब्लिक खुद के नियंत्रण के लिए, खुद की व्यवस्था के लिए कैसे वो चलाए, वही संविधान है। कहीं कहीं पर यह भी संविधान की डेफिनेशन आती है कि जनता की आवाज़ ही संविधान है। 140 करोड़ लोगों की आवाज़ संविधान है। उस समय जो 40 करोड़ लोग थे 1950 के आसपास, उनकी आवाज़ ये संविधान है। लेकिन बाद के लोगों में अगर कुछ परिवर्तन और समय के अनुसार कुछ चेंजेस की ज़रूरत महसूस हुई, तो उनकी आवाज़ भी संविधान में कंटिन्यू लाया गया। इसलिए संविधान में तमाम सारे संशोधन भी किए गए। लेकिन कोई भी संशोधन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। जो प्रियम्बल में लिखा है, इसके अगेंस्ट कोई संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। कोई सरकार, जनता की सरकार है, तो ये कैसे संविधान संशोधन करेगी कि अब पब्लिक मालिक नहीं रहेगी, कोई और मालिक हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। यह संशोधन कोई नहीं कर सकता। इस मामले पे कई बार थोड़ा थोड़ा विवाद भी हुआ कि कौन से संशोधन किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते हैं। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि सरकारें संशोधन तो कर सकती हैं समयानुकूल, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है जो आज़ादी का, जो आज़ादी के दीवानों या उनकी लड़ाई से जो लोकतंत्र और आज़ादी मिली है, उससे छेड़छाड़ करने का किसी सरकार को हक नहीं है। और वो बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि ये जो प्रियम्बल है, एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, एक दो चीज़ें और उन्होंने कहा। तो इसलिए ये प्रियम्बल तो हर आदमी को आत्मसात करना है और संविधान को जन जन तक पहुंचना है। मैं एक लोक कथा आपको सुनाना चाहूँगा जो लोकतंत्र की जननी है इस धरती पर और मैनेजमेंट का भी सबसे बड़ा सूत्र है। लेकिन उसको सुनाने के पहले
आप ये बताइए कि कितना समय अभी आपके पास है। इसीलिए मैं कह रहा था कि उस पर आवें कहानी पर 5 मिनट के लिए, उसके पहले आपके प्रश्नों पर चर्चा करना चाहेंगे, फिर वो कहानी सुना करके हमारी आज की ये सत्र शुरू होगा। गाँव में जब 5-6 हज़ार लोग संविधान सभा सुनने आते हैं और 4-5 घंटे चलता है तो गांव के लोग तो भर भर रोने लगते हैं, अजीब समा बन जाता है। लेकिन अब पहले, क्योंकि प्रश्न का उत्तर का सेशन मैं सोच रहा था होना चाहिए, तो अभी तक मैंने जो कहा है या जो पहले सत्र में कहा था, या आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जीवन के, उन पर 5-10 मिनट चर्चा करके फिर वो लोक कथा संक्षेप में सुना करके ये बात खत्म करें। निर्मला जी भी क्या सोचेंगे कि आपने कोई सवाल नहीं किया इसलिए कुछ सवाल पूछे। सक्सेस को पाने का सही वे क्या है आपके व्यू से सर, आपके नजरिए? बहुत बढ़िया सवाल किया है, बहुत बढ़िया सवाल किया। इनके सवाल का जवाब कोई बच्चा दे। इनका प्रश्न है कि सक्सेस किसे कहते हैं या सक्सेस पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। नहीं तो हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, फिर अपना पॉइंट ऑफ तो बताएंगे। मतलब ये तो सक्सेस कैसे पाएं ये है, लेकिन सक्सेस है क्या? आपका प्रश्न क्या है, सक्सेस कैसे पाएं या सक्सेस क्या है? सर सही वे क्या है सक्सेस को पाने का? पाने का सही तरीका क्या है? हाँ बिल्कुल, डेडिकेशन इन्होंने कहा, मेडिटेशन भी जोड़ सकते हैं। हाँ सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्किंग। वेरी गुड। और जो वो कहानी सुनाऊंगा वो सक्सेस कैसे पाएं उसका भी एक आंसर है, लेकिन और लोगों की राय। वैल्यू ऑफ टाइम, वेरी गुड। सर स्मार्ट वर्क होना चाहिए, जैसे कोई ट्यूब में आपको एक लास्ट टाइम तक पहुंचाना है, तो अगर हम उसको एक सर्किल की तरह बना दें तो वो जल्दी जाएगा और वो जल्दी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे सर। वेरी गुड। और बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल से बहुत सारे डायमेंशंस खुलेंगे। और बताइए। सर सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, कोई पैसा कमा के सक्सेस होता है, अपने अंदर की। इसीलिए मैं चाहता था ये दोनों पर चर्चा हो, सक्सेस क्या है और सक्सेस कैसे पाएं। आप दोनों में से किसी पर अपनी राय दे सकते हैं। इंसान अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, मतलब ये सोच लेता है कि हम सेटिस्फाई हो गए, वही उसके लिए सक्सेस। सर सक्सेस जो आपका जो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने जो हमको जीत की अनुभूति होती है वो हमको सक्सेस होती है। ठीक है। और सर टू लीव योर कंफर्ट जोन, विदाउट आपको कंफर्ट जोन छोड़ के आप किसी चीज को नहीं पा सकते, या तो आराम भी कर लो और ये काम भी हो जाए। बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। एक माइक अगर वहाँ भी होता तो फिर बच्चों को दूसरी तरफ से पूछना नहीं पड़ता कि सुनाई नहीं दिया। चलिए इस बार तो हम लोग हाँ कॉर्डलेस माइक अगर दे दे तो अच्छा है। हाँ और So whatever you want to achieve in your life, if you get it, then you can call success. वेरी गुड। किसी रास्ते को हमेशा नहीं चूज करना चाहिए, हमेशा किसी रास्ते को किसी रास्ते सर हम बहुत इस पे बड़े कॉन्ट्रोडिक्टरी वो हैं। वो क्वेश्चन आप लोगों का चलता रहेगा। इस पे एक मतलब एक जस्ट ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए और बहुत मेहनत करके मिले तो क्या जो आसानी से मिल गया वो ख़राब होता है? मेरा सिलेक्शन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ और बिना पढ़े बिना तैयारी किए, और फिर उसके बाद आईएएस के लिए बहुत तैयारी किया, फिर आईपीएस और आईआरएस इन सब में हुआ।
चूँकि ज़्यादा तैयारी किया था तो मैंने सोचा ये ज़्यादा अच्छा होगा। और उस समय IRS में प्रमोशंस फास्टर थे और IFS में प्रमोशन स्लोअर थे, तो ये भी एक बैकग्राउंड में था। और भी तो उसके बाद मैंने IRS ज्वाइन कर लिया। ओवर द प्रोसेस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सक्सेसिव जो ये कमीशंस बने, ये पेमेंट वगैरह के लिए क्या कहते हैं, पे कमीशन, पे कमीशंस 4th, 5th, 6th, 7th, वो लोग IFS को और बेहतर बनाते चले गए। हमने सोचा था कि इनकम टैक्स का प्रमोशन फास्टर होगा, एक्सपेंशन फास्टर होगा, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है और फॉरेस्ट के श्रिंकेज की बात ये भी दिमाग में थी। फॉरेस्ट में प्रमोशन बेहतर हो गए, फॉरेस्ट के लोग हमसे बेहतर स्केल में जा कर के हम तो हाईएस्ट स्केल में पहुंचे, लेकिन हमसे जल्दी फॉरेस्ट के लोग उस स्केल पे पहुंच गए और हम थोड़े बाद में पहुंचे। तो जो चीज़ बहुत आसानी से मिल गई थी, उससे जो बहुत मेहनत करके मिली वो कमतर रही। तो लाइफ में ये नहीं होता कि मेहनत ही सब कुछ नहीं होता। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कभी कभी हार जीत से ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप सही मुद्दे के लिए हैं तो आप 1000 बार हारने को तैयार रहें, जीत ही हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होती। फिर सक्सेस क्या है वह उस मंत्र में भी आया है, और जो मैंने तोतो चान का एग्जाम्पल दिया है वो भी बताता है कि वो सक्सेस सबसे शुरू है। जापान के टॉप मोस्ट पोजिशंस पे अलग अलग फील्ड्स में पहुँचे, लेकिन सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि ईश्वर ने जो आपके अंदर विलक्षणता दे रखी है, यूनिकनेस दे रखी है, अगर आप उस दिशा में अपने को आगे ले जाएंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप उस क्षेत्र में आगे काम करते हुए हर पल जो आनंद पाएंगे वही आपको सक्सेस होगा। आपके जो इंटरनल आपकी वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है और आउटर जो आपके काम की फ्रीक्वेंसी है, अगर दोनों में मैचिंग हो गई, रेजोनेंस हो गया, तो आप इनफाइनाइट ब्लिस पाएंगे। अपने को पहचानना कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट। आपके अंदर अगर टैलेंट मैथमेटिक्स का नहीं है और ज़बरदस्ती चाहे आप अपनी चॉइस से चाहे अपने पेरेंट्स के चॉइस से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप फेल नहीं हो रहे हैं। जो सिस्टम आपको आपकी इंटरनल क्वालिटी के अगेंस्ट पढ़ा रहा है वो फेल हो रहा है। कभी कोई बच्चा फेल नहीं होता, इसको जान लीजिए। हर बच्चा सक्सेसफुल है, लेकिन जो व्यवस्था उसको फेल कर रही है दरअसल वो व्यवस्था फेल है। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे पेरेंटल सिस्टम हो, और चाहे गवर्निंग सिस्टम, चाहे मैनेजमेंट का सिस्टम। वही योजिका तत्र दुर्लभ ऐसा। और चूंकि आप योजक होने जा रहे हैं तो ऐसा योजक बनिए जो सब अपनी क्वालिटी तो जानिए ही, सबकी क्वालिटी समझ करके उसको उसकी उचित जगह पे ले जाइए। तो ये तो हुआ सक्सेस क्या है मोरलेस। इस पर फिर चूंकि समय कम है नहीं तो बहुत चर्चा और आगे हो सकती है। और मेहनत सबसे ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। एक तो हमेशा अपनी आंखें खुली रखना है, सत्य पर विश्वास करना है। कोई कुछ कहे, झूठ कहे, अफवाह फैलाए, कोई बात कहे, हर सुनी बात पर विश्वास नहीं करना। और व्हाट्सएप के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में तो और सावधान रहना। आपको अपनी आँखों पर, अपने ज्ञान पर, और कोई भी चीज़ अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो 100% जब तक श्योर न हो जाएं तो उसके आधार पर फैसले न लें। सत्य पर आधारित होना चाहिए, सबसे डिस्कस करना चाहिए। एक अब्राहम लिंकन का लेटर है टू हिज सन्स टीचर। सफलता के लिए उससे बड़े सूत्र कुछ नहीं है। वह एक एक शब्द उसका बिल्कुल प्राइसलेस है। मैं उसको भेज दूंगा, सभी बच्चों को आप बाद में सर्कुलेट कर दीजिएगा। अद्भुत है। आपके जितने मन में प्रश्न हैं सबका उत्तर अब्राहम लिंकन ने अपने सन्स के टीचर को लेटर लिखा है कि हमारे बच्चे को ऐसे बताइए, उसमें सक्सेस क्या है, उसका तरीका क्या है, सब कुछ है। वो मैं भेजूंगा। या मैं
टाइम नहीं है, नहीं तो उसको डिस्कस करने में आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए मैं निकाल के लाया था, मेरे उस पर है, लेकिन आज कल भी हम लोगों ने रास्ते में निकाला था, लेकिन टाइम नहीं, तो मैं भेज दूंगा, उसको पढ़िएगा ज़रूर। भले ही मेरा फ़ोन नंबर लीजिए, कुछ भी डिस्कस करना हो कभी लाइफ में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए तैयार रहिए। कोई जो रास्ता चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी पे चलें, उसको बिना कारण के छोड़े भी नहीं, लेकिन आउट ऑफ, अगर उसमें कुछ अंधविश्वास है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब समय के अनुसार नहीं ज़रूरी रह गई हैं, तो उसमें बदलने के लिए भी तैयार रहिए। और वह सत्य के आधार पर, समय की ज़रूरत के आधार पर होना चाहिए। होलिस्टिक थिंकिंग तो मैंने बताया ही कि वो ज़रूरी है, सेंसिटिविटी ज़रूरी है, मस्तिष्क खुला रहना चाहिए, और इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। चाहे आप डायरी लिख करके इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए। मैंने तो अपने को, मैंने अगर ढाला है, जैसे जब बताया किस बैकग्राउंड से शुरू किया है, आम के पेड़ के नीचे से यहाँ तक की जो भी यात्रा हुई है, केवल अपने इंट्रोस्पेक्शन से, अपने अंदर झांकने से, अपनी कमियां खुद दूर करने से। मेरी डायरियां अगर कोई पढ़ेगा तो कहेगा कि इससे ख़राब इंसान तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपने को इतनी गालियां दी हैं कि मैं निकम्मा हूँ, कामचोर हूँ, आलसी हूँ, और कुछ जो लिखता हूँ कर नहीं पाता हूँ, और मुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब कितने जो भी शब्द आप किसी को कह सकते हैं, वो मैंने अपने को कहा है। लेकिन वही डायरियों ने मुझे हिम्मत भी दिया है, हौसला भी दिया है, सपने भी दिए हैं, और उसके पाने के लिए लगातार प्रयास करने की प्रेरणा भी दी। मैं तो अपने आगे बढ़ने का श्रेय सबसे ज़्यादा अपनी मेहनत और डायरियों को देता हूँ, और जो माहौल परिवेश बचपन से आज तक मिला उसको देता हूँ। कल अरुण से चर्चा हो रही थी, हम लोग जब सीनियर हो जाते हैं तो जैसे नए प्रोफेशनल्स हैं, चाहे फॉरेस्ट के, चाहे इनकम टैक्स के, तो पता चला 25-30 प्रोफेशनल्स हम लोग के पास आ जाते हैं कि इनको ट्रेन करिए। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आप ही कंपनीज में जाएंगे तो हो सकता है ट्रेनिंग के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजें कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, आप उसके प्रैक्टिकल करिए। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए मेरे पास, मैं यहीं लखनऊ में चीफ कमिश्नर था, तो करीब 20 बच्चे आए। 3 महीने तक हमारे सुपरविज़न में वो ट्रेनिंग करते रहे, और उसके और जो बैचमेट्स हैं वो कंट्री के और भागों में ट्रेनिंग लेने के लिए गए। आपस में सब बच्चे बातचीत भी करते रहे। जिस दिन उनका फेयरवेल फंक्शन था, उस दिन एक बच्ची ने कहा कि सर, हम लोग 3 महीने से यहाँ रहे, किसी व्यक्ति ने कहीं भर, चाहे वो चपरासी रहा हो, चाहे क्लर्क रहा हो, चाहे ऑफिसर रहा हो, या जो पब्लिक भी आती है उनसे भी इनका सेशन इंटरेक्शन सब कराया जाता है, इनको असेसमेंट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो कहा किसी ने आपके विरोध में, आलोचना में एक शब्द नहीं कहा। हम लोग सुनने को तरस गए। जबकि दूसरी जगहों में और जो प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में कहीं आलोचना, कहीं कुछ सुनने को मिला, लेकिन आपके बारे में नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि मैं इसका कारण तो नहीं बता सकता। हाँ, इतना ज़रूर मेरे दिमाग में अभी आता है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी इतनी आलोचना कर डाली है कि शायद अब किसी दूसरे को मेरी आलोचना की गुंजाइश ही नहीं बची। तो जब तक आप अपनी आलोचना करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और वो अपनी आलोचना भी खुली आंखों से, अपने अंदर भी खुला देखिए और बाहर भी खुला देखिए। मैं तो इसीलिए मेरे जीवन का एक सूत्र ये भी रहा है कि पूजा करना हो, जो अभी निर्मला जी कह रही थी, तो वो पूजा के संदर्भ में कह रही थी, मैं तो कहता हूँ ध्यान भी करिए तो खुली आंखों से ध्यान करिए। सोने पे अपना बस नहीं ना तो कहूँ कि सोइए भी तो खुली आंखों के साथ सोइए। आंखें खुली रहना बहुत ज़रूरी है। सफलता का एक सबसे बड़ा सूत्र है कि अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। और इसी के साथ मैनेजमेंट का, डेमोक्रेसी मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है। बिना डेमोक्रेटिक हुए आप अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते। आप मैनेजमेंट में चाहे जिस पोजीशन पे जाइएगा, क्वालिटी सर्कल और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ये आपके सबसे बड़े टूल होने चाहिए। जापान के प्रोडक्ट्स दुनिया में सबसे अच्छे रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक सेटअप रखा है।
टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोएस्ट तक, वर्कर तक, सब एक बराबर राउंड टेबल बैठते हैं, एक समान अधिकार के साथ, समान ईगो के साथ। ऐसा नहीं कि जो हेड है उसका ईगो ज़्यादा है, सब एक बराबर से बैठते हैं और कंपनी के बारे में जो जिसके मन में जो आए सब बोलता है, कोई इनहिबिशन नहीं, कोई रुकावट नहीं। चाहे वर्कर हो चाहे मैनेजर हो, दोनों के बोलने की वक्त भी वही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, पूरा तूफानी, दिमाग से जो भी निकल रहा है उसका तूफान आए, और उसके बाद फिर ये जज किया जाता है कि किसका सुझाव सबसे अच्छा है, और जो सबसे अच्छा है फिर उसको स्वीकार किया जाता है। अगर एक चपरासी के और एक वर्कर का ज़्यादा सही है, मैनेजर वहाँ गलत है, तो चपरासी की बात मानी जाती है। यह लोकतंत्र है और यही मैनेजमेंट की बेस्ट टेक्निक है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जो मनुष्यता के लिए, धरती के लिए सबसे ज़रूरी है, वो कहीं से भी वो आवाज़ आ रही हो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए और वही स्वीकार्य होना चाहिए, वो खुलापन होना चाहिए मैनेजमेंट में। तो वही मैनेजमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप ऑटोक्रेटिक ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ऑटोक्रेटिक होते हैं उसमें जो बॉस है, ही इज़ ऑलवेज राइट, उसने जो कह दिया अब वही सत्य है और उसी सबको मानना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक में हमारी जिम्मेदारी, हम इतने लोगों के बीच बैठे हुए हैं और किसी विषय पर फैसला होना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहता हूँ वही सबसे अच्छी जानकारी, तुम में से हर एक मैं पूछूंगा और जिसकी जानकारी सबसे अच्छी होगी वही उभर के आएगी, वही से मानी जाएगी, वही स्वीकार की जाएगी। तो पूरे ग्रुप में जो बेस्ट इनपुट है वो रिस्पेक्टेबल हो जाता है डेमोक्रेटिक सेटअप में, और ऑटोक्रेटिक सेटअप में जो हायरार्की में ऊपर है उसकी बात मानी जाती है या चलती है, भले वो सब स्टैंडर्ड हो। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में जो बेस्ट है, चाहे जहाँ से आ रहा हो, वो प्रिवेल करता है, और वो भले ही छोटा हो, और उसके बाद वही व्यवस्था में जो कि सबके लिए अच्छा है, तो उससे व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। अब वो कहानी संक्षेप में 2-3 मिनट 4 मिनट में कह करके आज हम लोग अपनी ये चर्चा समाप्त करते हैं। वैसे मैं जानता हूँ शुरू भी करने कहा जाए तो अभी आगे 1-2 घंटे और बैठे रहेंगे भले ही किसी तरह से, लेकिन अब समाप्त करने का समय आ गया और हम भी बैठे रहेंगे, हमें भी आनंद आएगा। भले ही लंच वंच सब बाद में हो जाए, लंच तो रोज ही होता रहता है। तो इस कहानी के बारे में इतना बता दें कि यह कहानी लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम कबीलों में रहते थे तब भी ये कहानी थी, और मैंने तो बचपन में अपने गांव में बस्ती ज़िले में सुना, लेकिन दुनिया के सभी भाषाओं की लोक कथाएँ जब मैंने पढ़नी शुरू की तो यही लोक कथा मुझे सबसे पहले रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, और तो और आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं में भी। एक कहानी जो कहीं से शुरू होकर के पूरी धरती पर फैल गई, जब छापे खाने नहीं थे, टीवी रेडियो नहीं था, चैनल्स नहीं थे, किताबें नहीं थी, कुछ नहीं था, तो सोचिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक गांव से दूसरे गांव, फैलती फैलती पूरे दुनिया में फैल गई। तो कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा मैनेजमेंट का सूत्र, कितना बड़ा डेमोक्रेसी का सूत्र इस कहानी में होगा, जीवन का सूत्र। कहानी बड़ी छोटी सी जो मैंने अपने गांव में सुनी। 2 चिड़िया थी, तोता मैना, बहुत ढूंढने पे बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें दाल का दाना मिला। उसको सोचा उन्होंने कि आधा आधा बांट लें, 2 हिस्सों में कर लें, न्यायपूर्वक ले लें। तो 2 हिस्सों में बंट तो गया। अरे भैया बच्चे थोड़ा सा बस 2 मिनट और सुन। हाँ भाई बस 2 मिनट। तो वो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे अधिकार क्षेत्र पे समय के अतिक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करते हुए 2 मिनट और दे दो। तो बहुत 2 हिस्सों में बढ़ गया, आधा आधा लेने के लिए खूंटे से रगड़ा, 2 हिस्सों में हो गया, लेकिन खूंटे में कोई छेद या दरार रही होगी, आधा हिस्सा उसमें फंस गया, आधा जो बाहर का हिस्सा है उसको लेकर मैना उड़ गई। अब तोते का आधा हिस्सा है जो फंसा हुआ है, तोता नहीं निकाल पाता, तो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से रिक्वेस्ट करता है कि जैसा मैंने अपने गांव की भाषा में सुना कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बार, हो सकता है सुना हो आपने,
का खाएं का पी का ले परदेश जाऊं। बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते तुम्हारे छोटे से दाने के लिए हम खोटा क्यों चीरे। तब वो राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, पूरी बात बताता है, हम संक्षेप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई को क्यों डांटे। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, रानी भी डांटती है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़े। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, लाठी जलाओ, नदी भी डांटती है। आग डांटता है कि लाठी जलाने के लिए। फिर नदी के पास जाता है, नदी नदी आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, नदी सोखो, हाथी भी डांटता है। अब सबसे निराश, सबसे डट करके वो रोता हुआ जा रहा है तोता। उसका रोना एक चींटी सुनती है, चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, पूर्वांचल में भी और दुनिया के और कहानियों में भी, लोक कथाओं में। उसका रोना एक चींटी सुनती है और आकर उससे चींटी का रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। और चींटी के वश में क्या है, रेंगना। तो हाथी के सूंड में घुस के रेंगने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसे मैंने गांव में सुना कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखा कोई। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है। आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप रानी डसने को, रानी राजा छोड़ने को, और बढ़ई उसका दाल का दाना निकालने को तैयार हो जाता है। अब इस पूरी कहानी में सबसे ताकतवर कौन है, सबसे बड़ा मैनेजर कौन है, सबसे सफल क्रिएचर कौन है, और चींटी अपने किस गुण के कारण। और कोई उत्तर। रेंगने में तो सांप भी था, काटने में भी सांप रहा, सबसे छोटे में चलिए एक गुण ऐसा था कि जो और किसी में नहीं है। हेल्पिंग नेचर किसने कहा है, इनके लिए ताली बजाइए। अभी भी और एप्रोप्रिएट हेल्पिंग नेचर क्यों आता है, मानवता कैसे, मतलब जो इग्निशन पॉइंट क्या है। संवेदना किसी ने कहा, जब हम आपकी वेदना को अपनी वेदना जैसा समझेंगे तभी हेल्प करना चाहेंगे ना। तो और सबने उस तोते की वेदना को अपना नहीं समझा, चींटी ने उसकी वेदना को अपना जैसा समझा, उससे आकर पूछा। संवेदना की इंतहा तो ये है कि और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था, मदद मांगने गया था, इसके पास मदद मांगने नहीं गया था। ये खुद आकर के उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो असली संवेदना ये होती है जब आप खुद उसके वेदना से प्रभावित हो जाएंगे तो अपने को रोक नहीं पाएंगे बिना उसके पास जाते हुए। ये टेस्ट है संवेदना का। और इस संवेदना में इतनी ताकत है कि वो जीवन बदल सकती है, सिस्टम बदल सकती है। उस चींटी के संवेदना के साथ आ जाने से पूरा सिस्टम, इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स जिसमें हैं, वह सब पूरा सोया हुआ सिस्टम बदल जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जो सिस्टम सोया हुआ था वो जाग जाता है, जो इनएक्टिव था वह एक्टिवेट हो जाता है, केवल एक छोटी सी एलिमेंट की संवेदना के द्वारा। दरअसल हम समझते हैं कि ज्ञान बल बहुत बड़ा है, धन बल बहुत बड़ा है, संसाधन बहुत बड़ा है, या पद का बल बहुत बड़ा है, अन्य कई तरह के हो सकते हैं। ये सब बल बड़े हैं, मैं इसको गैर जरूरी नहीं मानता। लेकिन अगर लाइफ में ड्राइविंग सीट पर कोई है तो वह संवेदना का बल है। ड्राइवर संवेदना है। आप वही काम करने के तरफ मुड़ेंगे ही जिससे आप संवेदना का जुड़ाव होगा, बाकी चीजें बैकग्राउंड में जाएंगी। तो संवेदना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और
अब चींटी कौन है? लोगों ने कहा सबसे छोटी है। छोटा तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो चींटी यहाँ का आम आदमी है। अगर आम आदमी संवेदनशील होकर के सिस्टम को करेक्ट करने के लिए केवल सूंड में घुसने लगे तो पूरा इनएक्टिव सिस्टम, चाहे वो खरीद हो MSP का, चाहे कोई भी कहीं भी कोई गड़बड़ी है जो देश में दिख रही हो, वो जो भी गड़बड़ियाँ हैं वो इनएक्टिविटी की वजह से हैं, वह सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन आम आदमी को चींटी होकर उस व्यवस्था में घुसना होगा। वहाँ तो हाथी की सूंड में घुसना है और यहाँ पर सही व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लेना है। केवल बैलेट बॉक्स या बैलेट मशीन तक जाना है और चींटी जैसे वोट दे देना। सोच लीजिए अगर चींटी जैसे आपके ग्राम प्रधान हो जाए, विधायक हो जाए, सांसद हो जाएं, मैनेजर हो जाएं, सिविल सर्विसेज के लोग हो जाएं, तो देश कैसा होगा? तो चींटी ही। और ये कहानी जब राजशाही थी, जब तानाशाहियाँ थी, तब भी लोगों ने अपने दिलों में बचाए रखा और अगली पीढ़ियों को दिया कि चींटी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तुम एक व्यक्ति हो, वो जब चींटी इतनी ताकतवर है तो एक व्यक्ति तो कमाल कर सकता है। वो जापान का वो टीचर, उसने कमाल करके दिखाया है। आप में से हर एक में वो क्षमता है कि आप पूरे देश को बदल दो, हर एक में। और इतने मिल करके तो पता नहीं क्या कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की मैं चर्चा खत्म करता हूँ। तो मैं यहीं पे हूँ, गेस्ट हाउस में कल तक रहूँगा, बल्कि परसों सुबह तक। शायद कल सुबह कोई इनफॉर्मल गेट टुगेदर प्लान भी कर रहे हैं लोग, तो हम आपके साथ रहेंगे। जितना देर तक आप चाहें रहेंगे। सुबह हम लोग बैठ सकते हैं, शाम को बैठ सकते हैं। हम आपके डिस्पोजल कर रहे हैं अभी 2 दिन। और फ़ोन पे हमेशा है, आप हमारा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा। मैं PDF पे ये किताब आपको भेज देंगे, हर बच्चे को भेज देंगे। 94150। मैं अपना हर फ़ोन उठाता हूँ, अगर नहीं उठा पाता तो बाद में कॉल बैक करता हूँ किसी वजह से। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप चाहे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे तब भी आप अपना हर फ़ोन खुद उठाते रहे, ऐसा क्यों? हमने और बहुत सारे हमारे कोलीग्स, उस समय मैं देखता था कि केवल अननोन नंबर्स को नहीं उठाते हैं, जो उनके लिस्टेड नंबर्स हैं मोबाइल पर वो उठाते हैं। मेरा एक ही जवाब होता कि अगर ईश्वर भी मुझको फ़ोन करेगा तो अननोन नंबर से करेगा, और अगर मैं अननोन नंबर्स नहीं उठाता हूँ तो मैं ईश्वर को अपने से दूर कर देता हूँ। तो मैं ईश्वर के करीब रहना चाहता हूँ, जुड़ा रहना चाहता हूँ। 94150 39500 39500 94150 39500 और एक और लिख लीजिए 870 747 3632 870 747 3632। तो इसी के साथ आज की हम लोग चर्चा इस अपने एक शेर के माध्यम से ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुराद जी ने कहा था कि आप अपनी गज़लें और शेर खूब सुनाइएगा। मौका ही नहीं रहा, इस तरह की और सब चीज़ें होती नहीं। तो एक शेर बस सुनाकर जो इस आपके लिए है कि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। किसी का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो मैं उठा नहीं रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई ट्राई करने के लिए फ़ोन कर रहा हो। लोग मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। आपके उद्बोधन से निश्चित रूप से हम सभी लोग अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, और यह एक प्रकार का उत्सव होना चाहिए हम लोगों के लिए, और होगा भी, मैं आशा करता हूँ। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपने हम लोगों को तमाम बातें बताई दैट
why the minor forest produced are for the villagers, and how the 29 subjects have been given to the pradhans, और बहुत सारी लॉजिकल और बहुत सारी ऐसी चीजों पर भी आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया, जहां पर निश्चित रूप से कुछ एक सटायर भी रहे। दूसरे शब्दों में कहूं तो सरहदों पे तनाव है, शायद कहीं चुनाव है। तो ऐसी बातें अक्सर देखने के लिए मिलती हैं, और जो आपने लोकतंत्र की गंगा, आजादी की गंगा को जन जन तक पहुंचाने का अभियान हम सभी युवाओं पर हमें कर्णधार बनाकर सौंपा है, उसको शायद हम सभी आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस पावन प्रांगण में आदरणीय कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी के सानिध्य में रहते हुए आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आओ आज मिलकर एक कसम उठा ली जाए, सर रहे न रहे पर लाज बचा ली जाए। अरे एक घर में कुछ बर्तन है तो खटकेंगे, पर कौन कहता है कि बीच घर में दीवार उठा दी जाए। तो निश्चित रूप से सर हम इस बात को स्मरण रखेंगे, और जैसा कि परम आदरणीय कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें अपने आपको सभी तरफ, सभी चीजों को, सभी जीव जंतुओं को खुश रखने की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और संस्कृत में एक श्लोक है कि प्रियवाक् प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति मानवा तस्मात् तदेवं वक्तव्यम वचने कादृता। तो निश्चित रूप से हमें सभी को सुखी रखने की तरफ अपने आप को अग्रसारित रखना होगा। और सर की बातें बहुत गूढ़ रही, पता नहीं मैं कितना समझ पाया, कितना नहीं, कितना आत्मसात कर पाऊंगा, यह तो निकट भविष्य बताएगा। किंतु एक श्लोक के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा, और लेकिन इस अभियान को जारी रखते हुए, इस परिकल्पना के साथ, इस वादे और विश्वास के साथ, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इन तमाम चीजों को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर अभियान को न समाप्त करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। चलिए, अभियान और कार्यक्रम दोनों पोस्टपोन हो रहे हैं, फिर अभी होता रहेगा। 2003 से मैं आ रहा हूँ MBA क्लासेस के लिए। तो मैं ये 4 किताबें हैं, मैं उन 4 बच्चों को देना चाहता हूँ जिन्होंने या तो प्रश्न पूछे हैं या प्रश्नों का सही उत्तर दिया जिस पे आपने तालियां बजाई। वो 4 बच्चे आ जाओ। इधर से भी एक ने सही जवाब दिया था, और एक जिसने रिकॉर्डिंग की है पूरी, उसको भी देना चाहता हूँ, और मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेज भी देना उसको। भैया मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना या लिंक भेज देना। चलो, बहुत अच्छा लगा। तो अभी इजाज़त है, चलूँ? फिर मिलेंगे आज या कल में। आज तो नहीं, आज व्यस्तता रहेगी, कल किसी समय मिलेंगे हम लोग।